मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये क्लास आपको टॉपर बनाने वाली क्लास है बच्चों। और इस क्लास के अंदर जितने भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के साथी यहां पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को बताना चाहूंगा कि हर एक यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं उनको हम यहां पर लेकर के आने वाले हैं। तो क्लास को जरूर कीजिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पेपर पूछती है तो आपके लिए क्लास सबसे बेनिफिशियल होने वाली है। जैसा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो फटाफट इस क्लास को लाइक भी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर जियोलॉजी का पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर हो चुका है तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप ये वीडियो कंप्लीट देख लो, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। नीट लेवल का, पीजीटी लेवल का, टीजीटी लेवल का, जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप जूलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं, या बॉटनी से एमएससी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको ये बहुत सारी क्लासेस हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो फोर्थ सेमेस्टर वाले साथी हमारे हैं, आप सभी को पता है कि जूलॉजी का जो हमारा पहला पेपर यहां पर है, फिलहाल तो एक ही पेपर हमको पढ़ना है, जिसका नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये पेपर का नाम है। और इस पेपर में टोटल 8 यूनिट रखी गई हैं, जिसमें आज हम पहली यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, और पहली यूनिट हमारी बच्चों कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीन मैनिपुलेशन के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना करके आपके यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करके रखा हुआ है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करो, वहां पर आपको मिल जाएगी क्लास, और पढ़ डालो भाई साहब। मैं यहां पर शुरुआत करता हूं जीन मैनिपुलेशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन मैनिपुलेशन? देखिए, जीन मैनिपुलेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों जीन में हेर फेर करना, या जीन हेर फेर। हेर फेर का मतलब समझ रहे? फिर हेरा फेरी मूवी देखी थी आप लोगों ने? उसमें क्या करता है अक्षय कुमार, इधर का उधर पैसा, उधर का उधर पैसा, है ना, लेकर के फिर पता नहीं कितना पैसा उसके पास अच्छा खासा आ जाता है, तो उसको कहते हैं हेरा फेरी। यहां पर भी वही हेरा फेरी हो रही है, लेकिन हम पैसों की हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, हम हेरा फेरी कर रहे हैं बच्चों जीन की। और इस जीन में हेरा फेरी करके हम ऐसी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे बेटर हो सकती है और हमारे लिए सबसे घातक भी हो सकती है। क्योंकि भाई कोई चीज अगर सबसे बेनिफिशियल फॉर्म में अगर आपके सामने है तो जाहिर सी बात है उसका उलट भी आपके सामने वो भुगतना पड़ेगा। तो जीन में हेर फेर करके हमने, देखो ना, अभी एक नई न्यूज आई है, एक वुल्फ है, उसको तैयार कर लिया गया है, मतलब हजारों साल पुराना उसका डीएनए निकाल करके जो है ना बढ़िया से उसको बना दिया, प्रिपेयर कर दिया गया है ना। आप लोगों ने न्यूज नहीं देखी तो सर्च करिएगा गूगल पे, आपको पूरी न्यूज उसके विषय में पता चलेगी। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बना करके डाला है। तो वो कैसे हो पाया? वो इसी कारणवश हो पाया कि हम जीन में बदलाव कर सकते हैं, जीन में हेर फेर कर सकते हैं, और जो पुरानी स्पीसीज जा चुकी हैं उनको हम वापस भी ला सकते हैं। अब कोई यार ऐसा सनकी वैज्ञानिक ना पैदा हो जाए जो डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं उनके डीएनए को निकाल करके वो डायनासोर्स बना दे। भाई साहब, मानव प्रजाति तो आधी खत्म हो जाएगी। और जो बना, अब जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन करके एक मूवी है, पूरा वेब सीरीज है, उसमें दिखाया गया है डायनासोर्स को, है ना, कितना खतरनाक वो जिसके पास होता है और वो राज करता है पूरे पूरे विश्व पे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए। फिलहाल ये हाइपोथेटिकल और लॉजिकल बात तो है नहीं, है ना, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। खैर, तो आप बिल्कुल मत सोचना जीन हेर फेर करने के बारे में, बस पढ़ लो क्या है। अब देखिए, इस यूनिट से हमने यहां पर टोटल 80 क्वेश्चंस निकाले हैं, मतलब एमसीक्यूज निकाले हैं, 80 एमसीक्यूज निकाले हैं, जो टॉप मोस्ट हो सकता है इस यूनिट के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रहा था जब मैं इनको बना रहा था, मुझे लगा नहीं यार यहां से भी क्वेश्चन ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और भैया सब तो पूछा नहीं जाएगा, 100 क्वेश्चन ही आएंगे, 8 यूनिट से आएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे इतना डिटेल में कि वो 100 क्वेश्चन हमको बच्चे लगने लगे। अब जब आप देखें तो 2 घंटे का 3 घंटे का जो पेपर आपका होने वाला है, उसमें आप 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा पेपर खत्म कर दें और मास्टर साहब से कहें कि सर मुझे घर जाने दो, है ना। फिर मास्टर साहब कहेंगे कि भैया ये बताओ आपने पेपर दिया भी है कि नहीं दिया है, तो फटाक से आंसर की उठाओ, देखो सर मैंने सारा तुक्का नहीं मारा है, मैंने काम किया है। लेकिन आप निकल नहीं सकते हो, वो एक अलग बात है। आप अपना वहां पर दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये जल्दी कर दिया क्लासरूम में जो अन्य बच्चे बैठे हैं उनको बताने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बच्चों है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला एंजाइम कौन सा है? भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? पहली बात तो ये समझे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए जो किसी 2 अलग अलग स्पेसिफिक स्पीसीज से डीएनए को लेकर के एक नए डीएनए का फॉर्मेशन किया गया हो। नहीं समझ में आया?
अरे समझो ना, जैसे मान लो कोई एक ये ए सेल है या ए प्राणी है और ये कोई बी प्राणी है, तो हमने क्या किया, इसका डीएनए बाहर निकाला और इसका डीएनए बाहर निकाला। इनके अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले जीन को हमने यहां से कट किया, इसको कट किया। जब इन्हें कट किया, कट करने के बाद में हम इसको आपस में जोड़ेंगे और हमारे पास में एक नया डीएनए बनेगा। जो नया डीएनए बनेगा उसी को बच्चों हम लोग आर डीएनए बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानेंगे। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज का होता है, डीएनए लाइगेज का होता है, आरएनए पॉलीमरेज का होता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का होता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया देखो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, डीएनए लाइगेज। क्यों? क्योंकि यहां पर आप समझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हो रही, तो आप समझे कि भाई जिस स्पीसीज से हम डीएनए को काटेंगे उस स्पीसीज के अंदर भी तो हमें डीएनए जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर हम जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? लाइगेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। जो हम दो डीएनए को अलग अलग करके आपस में जोड़ेंगे तो उसमें जोड़ने का हम किसका उपयोग करेंगे? लाइगेज डीएनए का उपयोग करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो एंजाइम यहां पर यूज हो रहा है वो डीएनए लाइगेज है बच्चों। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी माना जाता है या जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी आ सकता है डीएनए लाइगेज ना लिखा हो तो मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से लिखा हो। ग्लू मतलब गोंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने यानी लाइगेट करने में मदद करता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए एक डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए को काट कर जोड़ा जाता है। यह काम डीएनए लाइगेज करता है। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम क्या करते हैं, जो एक ए प्राणी है वो हमारा कौन सा भैया है? डिजायर्ड है। और एक बी प्राणी है जिसमें मुझे जोड़ना है वो हमारा है वेक्टर। दैट मींस विदाउट वेक्टर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं सकते हैं, है ना। इस बात को आप समझिएगा। तो पहले का बी ऑप्शन राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पर ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है? डीएनए सिंथेसाइजर के नाम से जाना जाता है या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है, डीएनए एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है या मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जाना जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन मतलब जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, छांट कांट कर रहा है। छांट कांट कौन करेगा भैया? वो करेगा जो सीजर होगा। काटने का काम कौन करता है? सीजर करता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। दैट मींस मॉलिक्यूलर सीजर इज द राइट आंसर। दैट मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन्हें एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं और डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटने में उपयोग किए जाते हैं। भाई मॉलिक्यूलर जो सीजर है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनका उपयोग हम कहां करते हैं बेटा? इनका उपयोग हम स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करने का काम करते हैं। और ये एंजाइम स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड बनाते हैं जो जीन क्लोनिंग में मदद करते हैं। मैंने ये पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाया हुआ है। उसी से रिलेटेड देखिए यहां पर क्वेश्चन भी आया है कि भैया स्टिकी एंड कौन सा होता है, ब्लंट एंड कौन सा होता है। इसके बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर वीडियो पड़ी हुई है, पढ़ो जा करके। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहां पर है, प्लाज्मिड का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्यों किया जाता है? भाई प्लाज्मिड का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्यों करेंगे? ये डीएनए एम्पलीफायर का काम करता है या ये होस्ट सेल में डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करता है या हम ये कहें कि यह रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रोवाइड करता है। भाई जो प्लाज्मिड है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाए जा रहे हैं क्या, वो साइट प्रोवाइड करता है या इनमें से सभी? बताओ भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो डीएनए एम्पलीफायर करता है, डेफिनेटली करता है। होस्ट सेल में डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करने का काम करता है। भाई जो भी डिजायर्ड जीन है उसको हम प्लाज्मिड में जोड़ेंगे, प्लाज्मिड को वेक्टर सेल में डालेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया भैया, ये हमारा यहां पर व्हीकल का काम करेगा कौन? प्लाज्मिड। तो ये भी काम ये करता है। रेस्ट्रिक्शन साइट प्रोवाइड करता है, हाँ जी भाई रेस्ट्रिक्शन साइट भी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन डी बच रहा है। हाँ तो भैया ऑप्शन डी सही तो है। तो प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लाज्मिड होते क्या है? तो प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होस्ट बैक्टीरिया के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जो होस्ट बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर आसानी से जा सकते हैं। इनमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जिससे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जा सकता है ना। और ये बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे डिजायर्ड जीन की कॉपीज को तैयार किया जा सकता है। जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो हमें जीन चाहिए, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज को प्रोवाइड कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ,
द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया, है ना। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कौन बनाया, पाउल बर्च ने बनाया, वॉटसन और क्रिक ने बनाया। भैया वॉटसन क्रिक ने तो डीएनए हेलिक्स मॉडल दिया था ना, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मेसेल्सन और स्टाहल ने बनाया, या हर्बर्ट बॉयर या स्टेनले कोहन ने बनाया। तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा पाउल बर्ग। तो पाउल बर्ग ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को तैयार किया था, इस बात को याद रखना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगारोज जेल, ये क्या होता है। एगारोज जो जेल होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है, या यहां पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। अब एगारोज जेल का डेफिनेटली हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं। आरएनए सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए करते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होस्ट सेल के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है। भाई जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कराते हैं तो उसके लिए हम सबसे ज्यादा जो होस्ट सेल के रूप में चुनते हैं या सेलेक्ट करते हैं वो कौन सा है। एशेरिचिया कोलाई है ना, या बैसिलस सब्टिलिस है, या सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, या आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एग्रोबैक्टीरियम है। तो बताओ भाई कौन सा है आपका। इसमें एशेरिचिया कोलाई है, या बैसिलस सब्टिलिस है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, या एग्रोबैक्टीरियम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो सबसे ज्यादा जो आपने नाम सुना होगा और सुनते आए हैं वो कौन सा भैया, ई कोलाई, जिसे एशेरिचिया कोलाई कहते हैं। ये इसका कॉमनली यूज हम करते हैं होस्ट के रूप में, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रोथ ज्यादा होता है, ये काफी तेजी से मल्टीप्लीकेशन कर सकता है, और उसकी जो जेनेटिक्स जो होती है वो काफी अच्छी होती है। मल्टीपल कॉपीज जो हमसे इससे मिलती हैं, है ना, डिजायर्ड डीएनए की या जीन की, वो काफी अच्छे रूप में हमको मिल जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का उपयोग किस लिए किया जाता है। डीएनए कट करने के लिए किया जाता है, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, या डीएनए को आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए किया जाता है, या डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है। तो पीसीआर का उपयोग हम लोग मेनली किस में करते हैं बेटा, पीसीआर का उपयोग मेनली डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं, इस बात को याद रखना। पीसीआर एक टेक्निक है, पीसीआर है क्या, एक्चुअल में ये एक प्रकार की टेक्निक है जो डीएनए के एक स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीपल कॉपीज में एम्पलीफाई करती है। भाई एक डीएनए है जिसका एक छोटा सा हमारे पास कॉपी है, उसको मल्टीपल कॉपीज में चेंज करने या उसको प्रोड्यूस करने में इसका ये हेल्प करता है, और ये डायग्नोसिस और रिसर्च एम्पलीफिकेशन में भी उपयोगी रहती है। ठीक है, तो जो पीसीआर है इसका उपयोग काफी बेहतर है, अच्छा है, इस बात को याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए वेक्टर के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्लाज्मिड कौन सा है। होस्ट तो हम देख लिए, होस्ट है हमारा एशेरिचिया कोलाई, लेकिन अब बात प्लाज्मिड की आ रही है। तो प्लाज्मिड सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, टाई प्लाज्मिड यूज किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड जिसको कहते हैं, या पीबीआर 322 यूज किया जाता है, कोल प्लाज्मिड यूज किया जाता है, या एफ प्लाज्मिड यूज किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा पीबीआर 322 सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो पीबीआर 322 का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेचुरल फॉर्म में सबसे पहले किससे आइसोलेट किया गया था। भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको प्राकृतिक तौर पर हमने सबसे पहले किससे, नेचुरल फॉर्म बोले तो प्राकृतिक तौर पर हमने सबसे पहले किससे निकाला था या आइसोलेट किया था। वायरस से किया था, बैक्टीरिया से किया था, फंजाई से किया था, या प्लांट से किया था। तो भैया सबसे पहला जो आपने निकाला था वो कौन था भैया, बैक्टीरिया था। ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा इजी हलवा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए स्टिकी एंड्स क्यों जरूरी होते हैं। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने इसमें बताया वो पढ़ाया भी स्टिकी एंड्स क्या होते हैं ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए स्टिकी एंड्स क्यों जरूरी हैं, तो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए होता है भैया, या डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए होता है। देखो आंसर आपके सामने ही है, या डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए होता है, सीक्वेंसिंग तो ये कराता ही नहीं है, या आरएनए सिंथेसिस के लिए होता है, आरएनए सिंथेसिस नहीं कराता है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं कराएगा, डीएनए को एम्पलीफाई ये करता नहीं, डीएनए को एम्पलीफाई प्लाज्मिड करता है। और डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए स्टिकी एंड्स जो पाए जाते हैं दो अलग अलग वेक्टर डीएनए होस्ट डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए उसी को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए स्टिकी एंड्स जरूरी होते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचानने के लिए कौन सा मेथड सबसे कॉमन होता है? पर जो रिकॉम्बिनेंट सेल हमारे पास में है उसको हम कैसे पहचानेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया और कॉमन मेथड कौन सा है हमारे पास में, है ना? ये क्वेश्चन कह रहा है सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है ना? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, या पीसीआर है, या वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक है? कौन सा है? तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे सही सटीक ऑप्शन है कि भाई रिकॉम्बिनेंट सेल को अगर आप पहचानना चाहेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का टेक्निक का यूज करेंगे। ये मेथड लैक जेड जीन पर आधारित होता है, जो लैक जेड जीन होता है उस पर आधारित है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज व्हाइट होती हैं, जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होता है वो बेटा व्हाइट होती है, तो लैक जीन डिसरप्टेड होती हैं, और जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो वो ब्लू कलर की होती है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने होंगे वो व्हाइट कलर के बने होंगे, व्हाइटिश कलर को शो करेंगे, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो इजीली किसको शो करेंगे बेटा? ब्लू कलर को शो करेंगे। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का हम यूज करके रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर का मुख्य कार्य क्या है? भाई जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होता है उसका मेन काम क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कट करना होता है, या रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल के बीच में अंतर करना होता है, डीएनए को एम्पलीफाई करना होता है, डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी बढ़ाना होता है? भैया डीएनए लाइगेज एक्टिविटी नहीं होगा, डीएनए को एम्पलीफाई करना नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा प्लाज्मिड करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कट करने का काम ये नहीं करेगा क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर की बात हो रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल के बीच में अंतर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग करते हैं, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एम्पिसिलिन, है ना? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, या डीएनए एम्प्लीफिकेशन करने के लिए किया जाता है, प्लाज्मिड स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट है। भैया इसका हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, पहले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एक सेलेक्टेबल मार्कर है। क्या है बेटा? ये एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है जो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में केवल रिकॉम्बिनेंट सेल को सर्वाइव करने की अनुमति देता है, बाकी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सर्वाइव करने की अनुमति नहीं देता है। तो रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करने के लिए हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक्स गाल ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में किसका उपयोग किया जाता है? एक्स गाल ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में किसका उपयोग करते हैं? क्रोमोसोम मैपिंग का उपयोग करते हैं, या यहां पर हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी का यूज करते हैं, या इसको हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग में लेते हैं, या इसका प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कराते हैं? तो यहां पर बी ऑप्शन इज राइट है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी को कराने के लिए हम लोग एक्स गाल ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या उपयोग होता है? भाई जो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड है या टेक्निक है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? डीएनए प्रोब्स का उपयोग करते हैं, या बच्चों हम यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, या आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं, या डीएनए लाइगेज का उपयोग करते हैं? तो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को बनाने के लिए हम लोग डीएनए प्रोब का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में डीएनए प्रोब को टारगेट डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि रिकॉम्बिनेंट सेल की स्क्रीनिंग के लिए पीसीआर क्यों उपयोग किया जाता है? भाई जब हम रिकॉम्बिनेंट सेल की जब हम स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें पीसीआर का उपयोग क्यों करते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं, या टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं, प्रोटीन एक्सप्रेशंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, या आरएनए सिंथेसिस के लिए हम लोग यहां पर उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हम यहां पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स की स्क्रीनिंग में पीसीआर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है रिपोर्टर जीन ऐसे में कौन सा जीन कॉमनली यूज होता है? लैक जेड होता है, जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन यूज होती है, या ल्यूसीफरेज होता है, या ये सभी यूज होते हैं? तो भैया रिपोर्टर जीन ऐसे में ये सारे के सारे जो जीन जीन है इन सबका हम उपयोग करते हैं। तो लैक जेड, जीएफपी और ल्यूसीफरेज रिपोर्टर जीन्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्लिका प्लेटिंग। भाई रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक में क्या कंपेयर किया जाता है? जो रेप्लिका प्लेटिंग होती है, रेप्लिका होती है जिसके ऊपर हम कॉलोनी हाइब्रिडाइज करते हैं या उसका ग्रो कराते हैं, उस टेक्निक पर या उसके ऊपर, उस प्लेटिंग के ऊपर या उस टेक्निक में किसके लिए क्या चीज हम कंपेयर करते हैं? डीएनए और आरएनए को कंपेयर करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सेंसिटिव कॉलोनीज को उपयोग करते हैं, या प्रोटीन एंजाइम एक्टिविटी देखते हैं, या प्लाज्मिड और क्रोमोसोम्स डीएनए को हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं भैया, हम इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सेंसिटिव कॉलोनीज को देखते हैं। भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉलोनी कौन सी है और सेंसिटिव कॉलोनीज कौन सी हैं, इनके बारे में हम पता करेंगे। भाई जो सेंसिटिव कॉलोनीज होंगी वो डेड कर जाएंगी, और डेफिनेटली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगी, जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे या डालेंगे तो वो उससे अपने आप को बचाव कर लेंगी, है ना। तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं रेप्लिका प्लेटिंग में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट सेल के लिए जीएफपी जीन का उपयोग क्यों किया जाता है ना। फ्लोरेसेंस डिटेक्शंस के लिए, रेस्ट्रिक्शन साइट ऐड करने के लिए, डीएनए लाइगेज एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या आरएनए स्टेबिलिटी के लिए। तो इसका ऑप्शन है ए, फ्लोरोसेंस डिटेक्शन के लिए हम रिकॉम्बिनेंट सेल के लिए जीएफपी जीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन मार्कर किसे रिप्रेजेंट करता है? जो सिलेक्शन मार्कर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? होस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है, क्लोनिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, या डिजायर्ड प्रोटीन को रिकमेंड करता है? तो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये क्लोनिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन मार्कर्स, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की हम बात करते हैं, ये क्लोनिंग वेक्टर पर होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट सेल की पहचान में मदद करते हैं। इस बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे किस नाम से जाना जाता है? देखो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप याद रखें मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर प्रोब्स या मॉलिक्यूलर मशीन के नाम से। तो यहां पर बेटा मॉलिक्यूलर सीजर के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले किसने खोजा? वाटसन एंड क्रिक ने खोजा, अर्बरनाथन और स्मिथ ने खोजा, है ना, या हर्सी एंड चेज ने खोजा, या ग्रिफिथ ने खोजा? तो भैया इसको अर्बरनाथन और स्मिथ ने खोजा था। 3 साइंटिस्टों ने मिलकर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले खोजा था। ठीक है, 1978 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग डीएनए मॉलिक्यूल्स में कहां होता है? भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनका डीएनए के मॉलिक्यूल में हम कहां पर उपयोग करते हैं? तो रैंडम साइट को काटने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक रीजन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को हम काटने के लिए करते हैं, या प्रोमोटर जीन को उसको प्रमोट करने के लिए काटने के लिए करते हैं, या टर्मिनेटर जीन के रूप में करते हैं। तो ये टर्मिनेटर प्रोमोटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और जो रैंडम साइट है, रैंडम साइट को ये नहीं काटता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा क्या करता है? स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को सीक्वेंस पर जाकर के कट करने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब समझते हो? GAATTC, है ना, CTTAAG, इस लेवल पर, यानी कि आप चाहे इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के रूप में जहां पर होता है उसको कट करने का काम करता है। अच्छा, इको R1 एस्चेरिचिया कोलाई R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है ना? GAATTC होता है, GGATTC होता है, TCC होता है, या AAGCTT होता है, या TTAATTAA होता है? कौन सा होता है? तो यहां पर सबसे पहला वाला ऑप्शन याद कर लो, GAATTC, ये ई कोलाई R1 का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है, याद रखना। G मतलब गुआनिन, A मतलब एडेनिन, T मतलब थाइमिन, C मतलब साइटोसिन, याद रखना फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कार्य को कौन सा ऑर्गेनिज्म नेचुरली परफॉर्म करता है? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसके काम के लिए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कौन सा ऑर्गेनिज्म प्राकृतिक रूप पर करता है? बैक्टीरिया करता है, फंजाई करता है, प्लांट करता है, एनिमल करता है? तो ऑप्शन जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम पूर्वान करते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टिकी एंड और ब्लंट एंड में क्या डिफरेंस होता है? देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। स्टिकी एंड्स सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसा है क्या? ब्लंट एंड डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड्स की अगर हम बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ब्लंट एंड सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। नहीं भैया, स्टिकी एंड्स डबल स्टैंडर्ड नहीं होते। स्टिकी एंड्स रैंडमली कट होते हैं, नहीं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट होता है स्टिकी एंड्स, तो ये भी गलत हो गया। स्टिकी एंड्स आरएनए पर काम करते हैं, ब्लंट एंड डीएनए पर काम करते हैं। नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है।
हम डीएनए से डीएनए को जोड़ रहे हैं, तो स्टिकी एंड और ब्लंट एंड दोनों वहां पर मिलेंगे। अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास में बचे हैं, दो ऑप्शन बचे हैं। एक तो बचा स्टिकी एंड्स डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ब्लंट एंड सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। भाई ब्लंट एंड कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा डीएनए, मान लो एक ऐसा डीएनए जिसको हम यहां से काटें और ये दो अलग अलग इस तरीके से आ जाए, और इनमें जो सीक्वेंस हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े ही रहे, है ना, तो ये ब्लंट एंड होते हैं। स्टिकी एंड्स वो होते हैं जिसमें एक एंड हमेशा आपका इस तरीके से खाली रहेगा, इधर जुड़ा रहेगा, तो इस साइड में ये ऊपर की तरफ सीक्वेंस जुड़ा नहीं होगा। और ये जो सीक्वेंस अलग अलग होते हैं ये आपस में, जैसे ये वाला यहां पर आ जाएगा, ये वाला यहां पर आ जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे। तो स्टिकी एंड्स कैसे होते हैं? स्टिकी एंड सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ब्लंट एंड हमेशा डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पॉपुलर है? रैंडम साइट पर कट करते हैं इसलिए, स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं इसलिए, आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है इसलिए, या डीएनए एम्प्लीफिकेशन कराता है इसलिए? बताओ भैया क्या ऑप्शन इसका सही होगा? तो स्पेसिफिक साइट, देखो टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये हमेशा स्पेसिफिक साइट पर कट करने का काम करता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंद थर्ड, HIND, हिंद थर्ड का सोर्स ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? भाई किससे इसको निकाला गया, है ना? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया, एशरिचिया कोलाई से निकाला गया, बैसिलस से निकाला गया, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निकाला गया? बताओ। तो इसको निकाला गया है बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। ठीक है, तो हिंद थर्ड का जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। भैया कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो आपको याद ही रखना है कि भैया कौन किससे खोजा गया, है ना, कौन सा एंजाइम किससे निकाला गया, एशरिचिया कोलाई का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्वेश्चंस तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनको याद करना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग जीन क्लोनिंग में क्यों किया जाता है? बताओ भाई। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है जीन क्लोनिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या डीएनए को स्पेसिफिक तरीके से कट करने के लिए किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्रोमोसोम मैपिंग के लिए? तो भैया दूसरा वाला ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहीं पर भी बात आए तो उसका मतलब ही हो गया कि डीएनए में ये कुछ ना कुछ काटा पीटी करेगा, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ भी निकल के आता है ऑप्शन वो सही होगा। डीएनए को स्पेसिफिक तरीके से कट करने के लिए यूज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बनेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने बताया है ऐसे सीक्वेंस जो दो बार रिपीट होते हैं, ऐसे सीक्वेंस जो दोनों डायरेक्शन में समान होते हैं। देखो सीक्वेंस जो केवल आरएनए में पाया जाता है, सीक्वेंस जो रैंडमली अरेंज होते हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इन दोनों में आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। सीक्वेंस जो दो बार रिपीट होते हैं उन्हीं को पैलिंड्रोमिक कहते हैं, या सीक्वेंस जो दोनों डायरेक्शन में समान होते हैं, दोनों डायरेक्शन में समान होते हैं। जैसे मलयालम को आप लिखें इंग्लिश में तो राइट टू लेफ्ट अगर आप पढ़ेंगे मलयालम, या लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे मलयालम ही आएगा। या आपने तेजू के पापा के जूते, है ना, तो जूते तेजू के पापा, है ना, इस तरीके से मतलब मैंने बताया है, वो आप याद करिए जाकर के, उसमें लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बी ऑप्शन इज राइट है। दैट मींस सीक्वेंस जो दोनों डायरेक्शन में समान होता है उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा देखो यहां पर शायद लिखा भी हो रिवर्स GAATTC और इसको CTTAAG, है ना, दोनों डायरेक्शन में पढ़ो, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? भाई जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो डीएनए को एम्पलीफाई करना है, डीएनए को मॉडिफाई करना है, कटिंग ज्वाइनिंग और एडिटिंग करना। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का तीनों कटिंग ज्वाइनिंग एडिटिंग, या आरएनए को डिकोड करना होता है, या क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना होता है। तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का मेन फंक्शन होता है डीएनए को मॉडिफाइड करना, डीएनए को मॉडिफाइड करना, दैट मींस कटिंग ज्वाइनिंग और एडिटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है, या किस प्रक्रिया में होता है? लाइगेज की बात हो रही है तो लाइगेज का बात सुनते ही हम समझ जाएंगे कि जोड़ने की बात हो रही कहीं ना कहीं पर, काटने तोड़ने की नहीं। तो डीएनए को काटने की नहीं भैया, लाइगेज जोड़ेगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने की हाँ, या डीएनए को मॉडिफाइड करने की, या क्रोमोसोम्स मैपिंग के लिए, दोनों काटो। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, है ना। लाइगेज से समझ लो, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप फटाक से आंसर दे सकते हो उनका, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कार्य क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखो नाम क्या, रिवर्स,
पीछे ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्ट हो जाना, इसका मेन फंक्शन क्या है? आरएनए से डीएनए बनाना, या डीएनए से आरएनए बनाना, या डीएनए को एम्पलीफाई करना, या आरएनए को कट करना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज कहने का मतलब हो गया रिवर्स हो रहा है। तो क्या करना होगा भैया? आरएनए से डीएनए को बनाना, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता समझ में आता है, लेकिन आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो उसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है उसमें डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, और अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो उसमें हम डीएनए जो आरएनए से जो डीएनए से आरएनए बनाए वो आरएनए अगेन ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा किसमें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा किसमें? डीएनए के रूप में, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। और ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड डीएनए को हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, दैट मीन cDNA कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टैक पॉलीमरेज का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? जीन एडिटिंग में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है, पीसीआर में होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में होता है, या क्रोमोसोम एनालिसिस में होता है। तो जीन टैक पॉलीमरेज उपयोग किस में होता है बेटा? पॉलीमरेज का उपयोग हमेशा जीन पॉलीमरेज, देखो पॉलीमरेज लिखा है ना, तो टैक पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में टैक पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं। इस बात को रिमाइंड कर लो, याद कर लो, बिठा लो दिमाग में। 35 क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्नाइजेशन साइट कौन सा होता है या कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला होता है, रैंडम वाला होता है, या रिपीटेटिंग सीक्वेंस होता है? तो हमेशा याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक होता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी डीएनए को काटेगा उसमें स्टिकी एंड्स प्राप्त होंगे, और ये स्टिकी एंड्स कैसे होते हैं बच्चों? पैलिंड्रोम सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है, यानी कि ये उस साइड से डीएनए को कट करेगा जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, पैलिंड्रोम पाया जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज का मुख्य काम क्या है ना? डीएनए को जोड़ने का काम होता है, डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है, या आरएनए को मॉडिफाइड करना है, या डीएनए को कट करना है। तो डीएनए को कट करने में इसका उपयोग हो रहा है, या डीएनए में मिथाइल ग्रुप का? तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कहने का मतलब ही हो गया कि डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकेज एंजाइम का कार्य क्या है? हेलिकेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? अगर आपने डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ा है, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है, तो हेलिकेज के बारे में आप जानोगे, पहचानोगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब एक एंजाइम है जो आदमी स्वरूप हम बनाते हैं यहां पर समझाने के लिए। डीएनए को जोड़ने का काम करता है, नहीं लाइगेज करता है, डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है। देखो फंसा क्वेश्चन, अनवाइंड करने का काम करता है, या आरएनए को मिथाइलेट करना है, या डीएनए को फ्रेगमेंट करने का काम करता है। तो भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं हेलिकेज एंजाइम का, तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है। दैट मीन्स आप जानते हैं डीएनए जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है इस तरीके से, और इनके बीच में यहां पर आप देखेंगे क्या भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये आपस में अटैच रहता है। अब डीएनए से डीएनए बनना है या डीएनए से आरएनए बनना है, तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो डीएनए के अंदर कॉइलिंग है, इस कॉइलिंग को हम अनकॉइल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अनकॉइल करेंगे, यानी कि इसको हम खोलने का काम करेंगे। इन दोनों फ्रेगमेंट को जब हम खोलेंगे तो इनको खोलने के लिए आप देखेंगे ये जो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे मान लो कि एक रस्सी है जो लिपटी हुई है, उसके दो छोर को पकड़ के जब आप खींचोगे ऐसे इस तरीके से, तो जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा घुमाव आ जाएगा वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से टेंशन बन जाएगा। डीएनए में टेंशन ना हो उसके लिए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? यहां पर इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काट करके अलग करने का काम करता है। तो डीएनए को अनबाइंड करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जिसको टीडीटी के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग किसमें होता है? डीएनए एंड पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ने में किया जाता है, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करने में किया जाता है, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट को मॉडिफाइड करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा डीएनए एंड्स पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज का जो काम होता है, एंजाइम का काम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है किसी डीएनए के एंड पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। ये किसका काम है? टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, टीडीटी का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, लिखा हुआ है कि T4 डीएनए लाइगेज किस प्रकार के डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ सकता है? स्टिकी एंड्स को जोड़ सकता है, ब्लंट एंड को जोड़ सकता है, दोनों स्टिकी ब्लंट एंड को जोड़ेगा,
केवल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को जोड़ेगा, है ना। तो ये किसको जोड़ेगा बेटा, ये दोनों स्टिकी एंड और ब्लंट एंड को जोड़ता है। कौन, T4 डीएनए लाइगेज। याद रखना, ऐसे ऐसे एंजाइम का नाम बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा करके, ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड दोनों को जोड़ सकता है, दोनों पर काम कर सकता है। तो वो कौन है, T4 डीएनए लाइगेज। इसको हम ऐसे समझें कि ये वो बिचमनिया है जो दो लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, ठीक है। डीएनए एज फर्स्ट का उपयोग किस में किया जाता है, आरएनए को मॉडिफाइड करने के लिए किया जाता है, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए किया जाता है, मतलब उसको गलाने के लिए, तोड़ने के लिए किया जाता है, डीएनए एंड को जोड़ने के लिए किया जाता है, या डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। डीएनए फर्स्ट का जो उपयोग किया जाता है वो डीएनए को डिग्रेड करने के लिए किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ना, एक प्रकार का एंजाइम है या एक प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाते हैं। क्लोनिंग वेक्टर की बात हो रही, डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो ये एक प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है प्लाज्मिड को सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर क्यों माना जाता है। भाई प्लाज्मिड को सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर क्यों मानते हैं, उनका सर्कुलर नेचर है इसलिए, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता रखते हैं इसलिए, मार्कर जीन की उपस्थित होती इसलिए, या इनमें से सभी। देखो सारी क्वालिटी है इसके अंदर, इनके अंदर सर्कुलर नेचर है, पहली बात प्लाज्मिड आप जानते हैं प्लाज्मिड हमेशा सर्कुलर होता है, बिल्कुल सही। सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है, बिल्कुल भैया सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है, इसको किसी के दूसरे टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है। ये सनी देओल का वो बंदा है जो मेहनत करके मजदूरी किया है, समझ रहे हो। और यह मार्कर जीन की उपस्थिति है, बिल्कुल मार्कर जीन यहां पर पाए जाते हैं। तो सारी चीजें जब इसके अंदर है तो हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा ना, सारी चीजें इस बंदे के अंदर है। पीबीआर 322 वेक्टर में पी का मतलब क्या है, पीबीआर 322 में, पीबीआर 322 वेक्टर में पी का मतलब क्या है, तो याद रखना प्रोटीन, प्लाज्मिड, फेज या पार्टिकल। तो याद रखना है पीबीआर क्या है, एक प्रकार का वेक्टर है, और वेक्टर पीबीआर क्या एक प्रकार का मतलब प्लाज्मिड होता है। पीबीआर क्या एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिक वेक्टर के रूप में से माना जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, PUC19 वेक्टर में लैक जेड जीन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये मैंने पढ़ाया भी था। तो PUC19 वेक्टर में लैक जेड जीन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन के लिए क्षमता पाई जाती है, या ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होती है, या इनमें जीन एम्प्लीफिकेशन कराने की क्षमता पाई जाती है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए ये जाने जाते हैं। तो भैया ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग इनके अंदर होती है, इसलिए PUC19 वेक्टर को हम लैक जेड जीन का उपयोग करते हैं। PUC19 वेक्टर में हम लैक जेड जीन का उपयोग करते हैं क्योंकि वहां पर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज को वेक्टर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। हाई एफिशिएंसी से डीएनए ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, होस्ट सेल को किल करने के लिए किया जाता है, या आरएनए सिंथेसिस के लिए किया जाता है। बताओ किसके लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, हाई एफिशिएंसी से डीएनए ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज में वेक्टर के रूप में, बैक्टीरियोफेज को वेक्टर के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज को हम वेक्टर के रूप में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां पर देखो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक प्रकार का वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, किल करता है, ठीक है। तो हाई एफिशिएंसी से ज्यादा मात्रा में डीएनए ट्रांसफर करने का क्षमता होता है इसमें। अच्छा, कॉस्मिड क्या होते हैं भैया, प्लाज्मिड सुना है, कॉस्मिड पे भी शॉर्ट नोट आता है, पढ़ा है, क्या होते हैं, प्लाज्मिड और फेज का कॉम्बिनेशन होता है, केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता है, केवल प्लाज्मिड होता है, केवल बैक्टीरियोफेज होता है, नहीं, प्लाज्मिड और फेज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, कॉस्मिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टीआई प्लाज्मिड किसमें उपयोग होता है, टीआई प्लाज्मिड किसमें उपयोग होगा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एनिमल क्लोनिंग में, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका उपयोग प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। प्लांट का जब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे होते हैं, यानी कि वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन वगैरह बना करके नई स्पीसीज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तब हम लोग यहाँ पर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। तो देखिए टीआई प्लाज्मिड, जिसको हम लोग ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में पाया जाता है, और इसे
प्लांट में डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लांट के अंदर हमें कोई एक डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, शटल वेक्टर क्या होता है? जो केवल एक होस्ट में काम करता है या जो मल्टीपल होस्ट में काम करता है या आरएनए डीएनए में कन्वर्ट करता है, आरएनए को डीएनए में करता है या जो प्लाज्मिड को डिग्रीगेट करता है। देखो शटल वेक्टर की बात हो रही है तो ये क्या कर रहा है? जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है, या यहां पर क्या है जो डीएनए, तो सी ऑप्शन हमारा है जो मल्टीपल होस्ट में काम करता है, शटल वेक्टर जो मल्टीपल होस्ट में काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोनिंग वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि होस्ट सेल की पहचान के लिए करते हैं, या डिजायर्ड क्लोन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, या जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए कराते हैं, या डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए कराते हैं, है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजायर्ड क्लोन को सेलेक्ट करने के लिए। तो क्लोनिंग वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग डिजायर्ड क्लोन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या अंतर है? BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया में काम करता है, जबकि YAC ईस्ट में। YAC लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है, जबकि BAC नहीं। दोनों सही हैं, A और B, या दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, BAC बैक्टीरिया में काम करता है जबकि YAC केवल ईस्ट में काम करेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। YAC लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करता है जबकि BAC नहीं, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर है, लाइगेशन प्रक्रिया किस एंजाइम का उपयोग होता है? लाइगेशन प्रक्रिया में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग होता है, या T4 डीएनए लाइगेज का उपयोग होता है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग होता है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग होता है। तो यहां पर लाइगेशन प्रक्रिया में जो एंजाइम का उपयोग करते हैं वो है बेटा T4 डीएनए लाइगेज। ठीक है, T4 डीएनए लाइगेज का उपयोग करते हैं। बच्चों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वीडियो के बाद में, या बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां से आप लोग इसके आंसर्स को अच्छे से, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको अच्छे से पढ़ करके अपने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस या डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चन जो मल्टीपल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो अपने तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फास्ट ट्रैक फॉर्म में आपको ये चीजें पढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट करें और आप अपना रिवीजन क्लास कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है लाइगेशन प्रक्रिया में फॉस्फेट ग्रुप का क्या मतलब है? लाइगेज को एक्टिवेट करता है, डीएनए एंड को जोड़ने के लिए जरूरी होता है, या रेप्लिकेशन को बढ़ावा देता है, या डीएनए को मिथाइलेट करता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डीएनए एंड्स को जोड़ने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिकी एंड्स को जोड़ने में लाइगेशन की एफिशिएंसी अधिक क्यों होती है? भाई, जो दो स्टिकी एंड्स होते हैं उनमें लाइगेशन की एफिशिएंसी क्यों ज्यादा जरूरी है? कम समय लगता है इसलिए, स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होते हैं इसलिए, लाइगेज ज्यादा सक्रिय होता है, या रैंडम बाइंडिंग होता है ना। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन होगा बेटा सही, वो स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे होते हैं, इसलिए लाइगेशन की एफिशिएंसी हमको लगती है। लाइगेशन रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैग्नीशियम आयन क्यों जरूरी है? भाई, लाइगेशन रिएक्शन जो हो रही है, जब दो डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं तो उस समय मैग्नीशियम आयन क्यों जरूरी होता है? डीएनए को कट करने के लिए होता है, लाइगेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए होता है, डीएनए को डीनेचर करने के लिए होता है, या आरएनए सिंथेसिस के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो सही हमारा कौन सा है? लाइगेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। मैग्नीशियम क्या करता है? लाइगेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे लाइगेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? डीएनए के दोनों एंड्स को जोड़ने का काम करता है, लाइगेट करने का काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लंट एंड लाइगेशन के लिए ज्यादा एटीपी क्यों चाहिए? ब्लंट एंड्स में जो लाइगेशन है, लाइगेशन प्रोसेस है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए होती है? क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या ब्लंट एंड कंप्लीमेंट्री नहीं होते? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। नहीं, स्टिकी एंड्स हमेशा बेहतर होते हैं? नहीं, ब्लंट एंड भी जुड़ते हैं। तो ब्लंट एंड्स इसलिए जोड़ने में, उनको जोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ब्लंट एंड्स कंप्लीमेंट्री नहीं होते। ठीक है, ब्लंट एंड्स कंप्लीमेंट्री नहीं होते, मतलब इनके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं पाया जाता, इसलिए ये जरूरी होता है, यह एटीपी ज्यादा लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइगेशन रिएक्शन को 16 डिग्री सेल्सियस पर क्यों रखा जाता है? भाई जब लाइगेशन प्रोसेस होता है तो उसके लिए हम 60 डिग्री सेल्सियस क्यों ऑप्टिमम मिनिमम टेम्परेचर रखते हैं? डीएनए को डिग्रेड करने के लिए करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को रोकने के लिए करते हैं, या डीएनए एंड्स के बाइंडिंग और लाइगेज एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए करते हैं, या रेप्लिकेशन को तेज करने के लिए करते हैं? तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। डीएनए एंड्स के बाइंडिंग और डीएनए एंड्स की जो बाइंडिंग हो रही उसके लिए, और जो लाइगेज एक्टिविटी है इसको बैलेंस रखने के लिए हम 60 डिग्री सेल्सियस पर ये अपक्रिया कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंसर्ट और वेक्टर के रेशियो को गलत रखा जाए तो क्या तो क्या समस्या हो सकती है? भाई जो इंसर्टर है, जो इंसर्ट हम कर रहे हैं, और जो वेक्टर है, इनके रेशियो को हम गलत कर दें, है ना, तो क्या समस्या आ सकती है? वेक्टर सेल्फ लाइगेशन कर सकता है, या इंसर्ट नहीं जुड़ पाएगा, या क्लोनिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या इनमें से सभी? तो देखो, वेक्टर सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, ये पहली बात बिल्कुल सही है। इंसर्ट नहीं जुड़ पाएगा, तो इंसर्ट जुड़ भी नहीं पाएगा अगर हम बैलेंसिंग बराबर नहीं रखेंगे, रेशियो को आगे पीछे कर देंगे। क्लोनिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, क्लोनिंग की जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सारी की सारी चीजें दिक्कतें करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? T4 डीएनए लाइगेज का करते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज का करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का करते हैं, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का करते हैं? तो सेल्फ लाइगेशन की अगर हम बात करें तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज के लिए, या एल्केलाइन फॉस्फेटेज का हम उपयोग करते हैं सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइगेशन रिएक्शन में एटीपी का क्या कार्य है? एनर्जी देना, है ना, डीएनए एंड्स को जोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना, या यहां पर डीएनए को स्टेबिलिटी देना, स्टेबलाइजर का काम करना, डीएनए को डिनेचर करना? नहीं भैया। या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्टिवेट करना? नहीं। डीएनए एंड्स को जोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना, एटीपी का काम होता है एनर्जी देना, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अगर लाइगेशन के बाद इंसर्ट और वेक्टर दोनों प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं हुए तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इंसर्ट और वेक्टर रेशियो गलत होना, एटीपी की कमी होना, रिएक्शन कंडीशंस का सही ना होना, उपरोक्त सभी। देखो, इंसर्ट और वेक्टर रेशियो तो गलत हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एटीपी की भी कमी हो सकती है जिसकी वजह से यहां पर वेक्टर और इंसर्ट आपस में ना जुड़ पाए। रिएक्शन कंडीशन का सही ना हो पाना, है ना, कोई रिएक्शन किसी भी कंडीशन पर सही ना हो पाए, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जीन ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिज्म का रंग बदलना? नहीं। डिजायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना? डिजायर्ड जीन ट्रांसफर का मेन फंक्शन क्या है? डिजायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना। ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना? नहीं। प्रोटीन को रिमूव करना? नहीं। तो डिजायर्ड जीन को, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना हमारा जीन ट्रांसफर का मेन फंक्शन होता है, मेन उद्देश्य होता है। 62 क्वेश्चन यहां पर है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा जीन ट्रांसफर मेथड उपयोग होता है ना भाई? क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा जीन ट्रांसफर मेथड उपयोग होता है? बायोलिस्टिक मेथड होता है, कैल्शियम क्लोराइड मेथड होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन का प्रोसेस होता है, लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर होता है? किसका उपयोग होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक किस पर आधारित है? हाई टेम्परेचर पर आधारित है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के उपयोग पर आधारित है, या मैग्नेटिक फील्ड के उपयोग पर आधारित है, या केमिकल ट्रीटमेंट पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोपोरेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उपयोग पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में जीन किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है? पेप्टाइड के माध्यम से किया जाता है, ग्लास निडल के माध्यम से किया जाता है, या इलेक्ट्रिक पल्स के माध्यम से किया जाता है, लाइपोसोम के माध्यम से किया जाता है? ये सारी टेक्निक मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन की बात हो रही है, तो माइक्रो इंजेक्शन जो होता है बेटा, वो ग्लास और निडल के माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बायोलिस्टिक मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, या किस नाम से जानते हैं? जीन गन मेथड के नाम से जानते हैं। बायोलिस्टिक मेथड जीन गन मेथड हो गया, या हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड हो गया, लाइपोसोम नहीं भैया, केमिकल ट्रांसफर नहीं। तो जो बायोलिस्टिक मेथड है ना, ये जीन गन मेथड के रूप में जाना जाता है, या इसको इस नाम से हम जानते हैं। 66 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग
प्लांट जीन ट्रांसफर में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक वायरस है, क्योंकि इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, क्योंकि यह डीएनए को डिग्रेड करता है, या क्योंकि यह प्लांट सेल को किल करता है? तो भैया क्योंकि इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इसलिए इसका हम उपयोग प्लांट जीन ट्रांसफर में करते हैं। अच्छा, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में लाइपोसोम का क्या काम होता है? बताओ भैया। लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में लाइपोसोम का क्या रोल है? डीएनए को प्रोटेक्ट करना और सेल में ट्रांसपोर्ट करना, डीएनए को डिग्रेड करना, डीएनए को स्टेबलाइज करना, या डीएनए को डाइजेस्ट करना। तो लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में लाइपोसोम्स का मेन फंक्शन होता है डीएनए को प्रोटेक्ट करना और सेल में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये बात आप याद रखना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में कौन सा तरीका शामिल नहीं है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में कौन सा तरीका शामिल नहीं है? तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, ट्रांसडक्शन नहीं है, मियोसिस नहीं है। तो जाहिर सी बात है भैया, इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं है, बाकी सब तो है ही है। ट्रांसडक्शन में जीन ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग होता है? प्लाज्मिड ट्रांसडक्शन में जब ट्रांसडक्शन हो रहा है तो उसमें हम जब जीन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? प्लाज्मिड का करते हैं, बैक्टीरियोफेज का करते हैं, लाइपोसोम का करते हैं, या माइक्रो इंजेक्शन का करते हैं? तो हम इसमें बैक्टीरियोफेज का उपयोग करते हैं ट्रांसडक्शन में जीन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन में जीन ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉन्जुगेशन मेथड में किसका करते हैं? पिलाई का होता है, फ्लैजिला का होता है, प्लाज्मिड का होता है, या लाइपोसोम्स का होता है? तो कॉन्जुगेशन में हमेशा पिलाई का ही होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छा है, इस पे मैंने पढ़ाया हुआ है। जीन थेरेपी क्या होता है? तो डीएनए को डिस्ट्रॉय करना होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना होता है, नई जीन को क्रिएट करना होता है, डीएनए सिंथेसिस को रोकना होता है। तो जीन थेरेपी की बात हो रही तो जाहिर सी बात है जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना मेन फंक्शन होता है जीन थेरेपी का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीन थेरेपी में सबसे पहली बार कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट किया गया था? सबसे पहली बार कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट किया गया था? याद रखिएगा, इसमें जो सबसे पहले ट्रीट किया गया था वो SCID था। SCID है ना, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये एक महिला को थी, एक बच्ची को थी। इसके विषय में मैंने पूरा चर्चा किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक करिएगा, विद डायग्राम मैंने इसको समझाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म लाइन जीन थेरेपी में बदलाव किस प्रकार के सेल्स में किया जाता है? जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, जर्म लाइन जीन थेरेपी है ना, वहां पर उसमें किस प्रकार के सेल में बदलाव किया जाता है? जर्म सेल में, न्यूरॉन सेल में, रेड ब्लड सेल में, सोमेटिक सेल में। अब जर्म लाइन है तो जाहिर सी बात हम जर्म सेल की बात करेंगे, दैट मीन्स गैमीट की बात करेंगे, दैट मीन्स स्पर्म और ओवम की बात करेंगे, वो जिनसे प्रोड्यूस होते हैं उन सेल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेटिक जीन थेरेपी में कौन से सेल को हम यूज करते हैं? तो सोमेटिक का मतलब सोमेटिक हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। रेट्रोवायरस वेक्टर का उपयोग जीन थेरेपी में क्यों किया जाता है? बताओ भैया। ये आरएनए को डीएनए में बदलता है इसलिए, ये हाई एफिशिएंसी पर काम करते हैं इसलिए, ये होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो सकते हैं इसलिए, या ये सभी? तो हमारा ये सभी ऑप्शन सही रहेगा। ये आरएनए को डीएनए में भी बदल सकता है रेट्रोवायरस वेक्टर, ये हाई एफिशिएंसी पर भी काम करते हैं, ये होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वीवो जीन थेरेपी में कौन सी प्रक्रिया होती है? एक्स वीवो जीन थेरेपी, सेल को बाहर निकाल के मॉडिफाइड किया जाता है। एक्स मतलब बाहरी होता है ना, तो इसमें पहला ऑप्शन है, सेल को बाहर निकाल के मॉडिफाइड किया जाता है, या डायरेक्टली सेल में जीन इंजेक्ट किया जाता है, या केवल बैक्टीरिया को टारगेट किया जाता है, नहीं वायरस डिस्ट्रॉय किया जाता है, नहीं। जब एक्स वीवो की हम बात कर रहे हैं, एक्स वीवो जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी का मतलब ही हो गया मॉडिफाइड करना कुछ ना कुछ। एक्स मतलब बाहर, तो सेल को बाहर निकाल करके उसको मॉडिफाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है इन वीवो जीन थेरेपी। इन वीवो जीन थेरेपी में मतलब क्या होगा? सेल को कल्चर किया जाता है, डायरेक्टली बॉडी के अंदर जीन इंसर्ट किया जाता है, प्लाज्मा को मॉडिफाइड किया जाता है, केवल जर्म लाइन को टारगेट किया जाता है। तो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जीन इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर जीन इंसर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, एडिनोवायरस वेक्टर का उपयोग हम जीन थेरेपी में क्यों करते हैं? है ना, ये नॉन इंटीग्रेटिंग होते हैं, ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी कर सकते हैं, ये ट्रांसिएंट एक्सप्रेशन प्रदान करते हैं, या ये सभी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, इसके अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीन थेरेपी में सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या? जीन थेरेपी अगर है उसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या? कॉस्ट है, एथिकल इश्यूज हैं,
इम्यून रिस्पॉन्स है या सभी, तो भैया सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कॉस्ट सबसे ज्यादा महंगी होती है थेरेपी, है ना भाई, जीन थेरेपी अगर आप करा रहे हैं तो बहुत महंगी जीन थेरेपी है। दूसरी बात, एथिकल इश्यूज बहुत सारे आ सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स भी इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। भैया तुम अगर कोई चीज कर रहे हो तो इम्यून हमारा उसके लिए नहीं है, एंटीबॉडी बनेगा उसको मार देगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इसके लिए जीन थेरेपी में सबसे बड़ा लिमिटेशन है, जो बहुत कम मात्रा में इसको हम यूज कर पाते हैं या करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का उपयोग जीन थेरेपी में क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है ये डीएनए को प्रिसाइसली एडिट करता है, ये आरएनए सिंथेसिस को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, या भैया ये प्रोटीन एक्सप्रेशन को रोकता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये डीएनए को प्रिसाइसली एडिट करता है। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी डीएनए को प्रिसाइसली एडिट करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे डिफेक्टेड जीन को रिपेयर या रिप्लेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है उसको या तो हम रिप्लेस कर सकते हैं या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहां पर इस पहली यूनिट से जो हमारे टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने यहां पर कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर चर्चा करेंगे और करीबन करीबन उसमें भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में लेकर के आएंगे आपके बीच में। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं। अब वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।